सो हे गाइस, आप सभी का स्वागत है इमोर्टल ऑडियो के अंदर। और गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि जो पहली, दूसरी और तीसरी वीडियो है ना हमारी चैनल पे, पहले से लेके 15 चैप्टर तक की, उसके अंदर गाइस वॉइस में थोड़ी बहुत दिक्कत हो सकती है। सो गाइस, मैं उसके लिए री अपलोड करने वाला हूँ वीडियो। और गाइस, मैंने वो अच्छी खासी एडिटिंग की है, उसका एक वोल वीडियो बनाने वाला हूँ गाइस, पहले से लेके 50 चैप्टर तक का। सो गाइस, वीडियो शुरू करने से पहले मैं डिस्क्लेमर दे देना चाहता हूँ कि इस वीडियो का किसी भी जाति, धर्म या फिर किसी को भी आहत करने का कोई उद्देश्य नहीं है। और यहाँ पे थोड़े बहुत 18+ मोमेंट्स हो सकते हैं। सो अगर आप 18 साल से छोटे हो तो अपने पेरेंट्स की परमिशन लेके इस वीडियो को देखना। सो वीडियो को शुरू करते हैं। कहानी की शुरुआत जय के सीन से होती है। वो बूढ़ा इंसान अपनी स्पेस अंगूठी के अंदर 7वें कमरे के अंदर जितना भी सामान था ना, वो सब के सब रख लेता है। और फिर जय उसको आनंदी और सुरभि के पास ले जा रहा होता है। और रास्ते में उसको पूछता है कि तुम्हारा नाम क्या है। तो वो कहता है कि मेरा नाम आवेश है, वो बूढ़ा इंसान कहता है। लेकिन उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था जय को देख के, लेकिन वो जय को कुछ कहता नहीं है, क्योंकि जय की वजह से उसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा हो रहा था इस वजह से। और जय कहता है कि पता नहीं सभी इंस्पेक्टर ऐसे ही होते हैं क्या, बात बात पे गुस्सा हो जाना। और फिर जय कुछ भी बोले बिना उसको आनंदी और सुरभि के पास ले जाता है। और आनंदी और सुरभि जैसे उन दोनों को देखती है तो वो उसके ऊपर हमला करने के लिए आ जाती है। और उस इंसान को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है और वो आनंदी और सुरभि को एक खींच के लात मारता है और कहता है कि मुझ पे हमला करने की कोशिश कर रहे हो तुम लोग। और आनंदी और सुरभि दीवार से जाके टकराती है और बहुत ज़्यादा जख्मी हो जाती है। जय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था, लेकिन जय अपने आप को नॉर्मल कर लेता है और उस इंसान से कहता है प्लीज़ आप गुस्सा मत होइए, ये दोनों के दोनों ही अपने होश में नहीं है। फिर वो इंसान कहता है कि मुझे पता है, लेकिन मुझ पे कोई हमला करने के लिए आया, चाहे वो होश में हो या ना हो, मैं उसको छोड़ता नहीं हूँ। और फिर वो उन दोनों को ठीक कर लेता है। और फिर वो उस कंकाल की तरफ देखने लगता है और कहता है कि ये कंकाल। फिर जय कहता है कि आप इसे जानते हो। और उसे फिर से गुस्सा आ जाता है और वो जय को खींच के एक चाटा दे देता है और जय दीवार से जाकर टकरा जाता है, क्योंकि वो इंसान बहुत ज़्यादा ताकतवर था इस वजह से। और जो जय होता है ना, उसके मुंह से खून निकलने लगता है और आनंदी और सुरभि जो थे ना, वो बेहोश हो चुके थे। और जो जय होता है ना, वो आनंदी और सुरभि के पास चला जाता है। और वो बूढ़ा इंसान उस कंकाल को देखे ही जा रहा था। शायद से वो उस कंकाल से कोई जानकारी निकालने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जय इस बात में ध्यान नहीं देता है और आनंदी और सुरभि को उठा के साइड में ले जाता है। और वो बूढ़ा इंसान फिर उस कंकाल को अपनी स्पेस अंगूठी में रख लेता है। रखने के बाद वो वहाँ से जाने लगता है, तब उसकी नज़र आनंदी और सुरभि पे पड़ती है। और वो कहता है कि मैंने इन पे ध्यान ही नहीं दिया, ये देखने में तो वैसे बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही है। और फिर वो उन दोनों के पास जाता है और जय को कुछ अंदाज़ा हो जाता है कि इसकी नज़र बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। फिर जय कहता है कि आप क्या कर रहे हैं। तब उसे उस समय पे जय पे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और उसने जय को गर्दन से पकड़ लिया था और कहा मेरे मामले में टांग मत अड़ाओ, मैंने तुम्हारी ज़िंदगी छोड़ दी, यही तुम्हारे लिए बहुत बड़ी बात है। फिर जय कहता है कि हाँ ठीक है, वो तो ठीक है। फिर जय के दिमाग में अचानक कुछ आता है और कहता है कि आपने चौथा कमरा कभी खोल के देखा है कि उसके अंदर क्या है। फिर वो बूढ़ा इंसान कहता है कि नहीं, मैंने तो नहीं देखा है। असल में हम जिस वक्त आए थे ना, तो उस वक्त पहला, दूसरा और तीसरा कमरा खुला हुआ था और जो पांचवा छठा कमरा खुला नहीं था और सातवां कमरा खुला हुआ था। और हम लोग सातवें कमरे के अंदर गए थे क्योंकि वो दिखने में बहुत ज़्यादा बड़ा लग रहा था। और फिर वो इंसान कहता है कि चौथे कमरे के अंदर क्या है। फिर वो जय कहता है कि चौथा कमरा दिखने में तो बहुत ज़्यादा डरावना है, लेकिन उसके अंदर मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे खजाने हो सकते हैं। फिर वो बूढ़ा इंसान लालच में आ जाता है और फिर वो कहता है कि चलो मुझे ले चलो उसके पास। और फिर जय उसको उसके पास ले जाने लगता है और चौथे कमरे के पास जैसे ही वो आते हैं ना, तो वो बूढ़ा इंसान पहले उस कमरे को देख के डर जाता है, क्योंकि उसके अंदर का जो पैलेस था ना, वो बहुत ज़्यादा डरावनी अनुभूति दे रहा था। लेकिन फिर भी वो जाने की कोशिश करता है और वो बूढ़ा इंसान उसके अंदर चला जाता है। और फिर जय मौका देख के उस दरवाजे को बंद कर देता है, क्योंकि उसको पता चल चुका था कि इन कमरों को सिर्फ और सिर्फ ऑर्डिनरी रिलम के बंदे ही खोल सकते हैं, चाहे अंदर से खोलना हो या फिर बाहर से खोलना हो। और जय उसको बंद कर देता है और उस बूढ़े इंसान को भी पता चल चुका था कि जय ने उसके साथ स्कैम कर दिया है। इस वजह से उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था और वो दरवाजे को पीटे जा रहा था और कहता है कि दरवाज़ा जल्दी से जल्दी खोलो, अगर तुमने दरवाज़ा नहीं खोला तो मैं बाहर आके तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन जय जानता था कि अगर उसने खोला तो वो बिल्कुल भी नहीं जिंदा बचने वाला है, इसलिए वो बिल्कुल भी रिस्क नहीं लेता है और वहाँ से जाने लगता है और वहाँ से चला जाता है। और फिर वो आनंदी और सुरभि के पास आता है और उन दोनों को उठाने की कोशिश करता है। और वो दोनों जैसे ही उठते हैं ना, तो उनको बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द हो रहा था, क्योंकि उस बूढ़े इंसान ने उन दोनों को ऊपर बहुत ज़्यादा जोर से हमला किया था। और वो दोनों कहती है कि इतना दर्द हमें क्यों हो रहा है। फिर जय उनको कहता है कि
असल में बहुत ज़्यादा कुछ हो चुका है यहाँ पे, और वो उनको सारी बातें बताता है कि क्या क्या हुआ था। और वो दोनों देख के हैरान हो चुके थे कि जय ने उन दोनों के लिए इतना सब कुछ किया था और जय के साथ इतना ज़्यादा चीज़ें गलत हो चुकी थी। और हम दूसरे सीन में देखते हैं उस डायनासोर वाले बंदे को, वो गुफा के अंदर बैठा हुआ था और गालियाँ बक रहा था। असल में आप जान के हैरान हो कि ये बंदा गालियाँ उस डायनासोर को दे रहा था, और वो डायनासोर गुफा के बाहर इस बंदे को ढूंढे ही जा रहा था कि आखिरकार वो गया तो गया कहाँ। असल में उस सीन में हुआ ये था कि जैसे ही वो बंदा सांप और डायनासोर के बीच फंसा हुआ था, तो सांप और डायनासोर ने सीधे उसके ऊपर हमला नहीं किया, वो दोनों सबसे पहले आपस में लड़ने लगे थे। वो इसलिए क्योंकि वो दोनों नहीं चाहते थे कि खाना असल में कोई और ले जाए, इस वजह से वो दोनों आपस में ही लड़ने लगे थे। और उसी बीच उसने रास्ता देखा और वहाँ से भाग गया और इस गुफा में आके छुप गया था। और इस गुफा में वो उस डायनासोर को गाली दिए जा रहा था, और उसको पता भी नहीं था कि यहाँ पे वो आया तो आया कैसे, और उसके अलावा भी कोई इंसान है भी कि नहीं इस दुनिया में। और दूसरी सीन में हम देखते हैं कि कोई इंसान बहुत ज़्यादा ही बेचैन था। असल में वो बेचैन इसलिए था क्योंकि उसकी आज शादी होने वाली थी और वो अपनी दुल्हन का इंतज़ार कर रहा था। और जैसे ही लड़की आती है तो वो उसको देख के बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है, और हम दुल्हन को देखते हैं। असल में वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। फिर वो लड़का उसके पास आता है और कहता है कि आखिरकार तुम इतनी घबरा क्यों रही हो। और फिर वो कुछ भी जवाब नहीं देता है और कहता है कि असल में हमारी आज शादी है, इस वजह से तुम मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा नर्वस हो। इसलिए वो कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और हम उस लड़की को देखते हैं जो उस दुल्हन वाले गेटअप में था। असल में वो कोई थी नहीं बल्कि था। और हम उस व्यक्ति का फ्लैशबैक देखते हैं जो कि आसमान से सीधा बाथरूम के बाथटब में आके गिरता है, और वो भी लड़की के सर के ऊपर आके गिरता है, जिसकी वजह से उस बाथटब में बैठी हुई लड़की बेहोश हो जाती है। और हमें पता चलता है कि वो जो लड़की थी ना, वो इस लड़के की दुल्हन थी जिसकी आज शादी होने वाली थी उसके साथ। और वो बहुत ज़्यादा ही परेशान हो चुका था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। इस वजह से उसने सबसे पहले उस लड़की के कपड़े पहनने की कोशिश की, और बाहर से खटखटाहट आ रही थी और दो लड़कियां उसके कमरे की तरफ आ रही थी। इस वजह से उसने हड़बड़ी में कमरा बंद कर दिया, और जैसे ही वो दोनों लड़कियां उसके पास आई कमरे के अंदर, तो उसने कहा कि वो कपड़े बदल रही है। और उन दोनों को शक ना हो इस वजह से उसने मुंह में कुछ चबाने की कोशिश की, जिसकी वजह से उन दोनों लड़कियों को लगा कि ये चबाते चबाते बात कर रही है। और फिर वो जल्दी से जल्दी कपड़े बदलने के बाद बाहर आ चुकी थी, और उसका चेहरा नहीं दिख रहा था। लेकिन अभी के टाइम पे वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था क्योंकि ये कोई मॉडर्न टाइम नहीं था, ये एक बहुत ज़्यादा पुराना टाइम था। ये एक दूसरी दुनिया थी जहाँ पे वो आ चुका था। वो भी उन स्कूल के बच्चों में से एक था जो कि यहाँ पे दूसरी दुनिया में आ चुका था, और वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ इसलिए था कि ये मॉडर्न टाइम नहीं था, यहाँ पे कोई भी कुछ भी हो सकता है। अगर उन लोगों को पता चल गया तो सबसे पहले जांच होगी, और उनको पता चला, अगर उनको पता चला कि वो उस लड़की के कमरे के अंदर था तो क्या, कैसे, क्यों गया था, वो कुछ भी नहीं जानेंगे, सीधा उसको जान से मार देंगे। और इस वजह से वो बहुत ज़्यादा घबराया हुआ था। और हम अगले सीन में देखते हैं जय का सीन, जो कि उन दोनों को सारी बातें बता चुका था और वो दोनों भी सारी बातें समझ चुके थे। असल में वो जो बूढ़ा इंसान था उसने जय को बहुत ज़्यादा पिटाई की थी, फिर उसने जय को फिर से हील कर दिया था। वो जब जब जय को मारता था ना तब तब हील कर देता था, जिसकी वजह से जय को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा था। और जो जय होता है ना, वो कहता है कि हमें यहाँ से निकलने के बारे में पहले सोचना चाहिए। और इस वजह से वो उन दोनों को दूसरे कमरे के अंदर लेके चला जाता है। जिस संदूक में उसने सारा सामान रखा था ना, वो उन सारे सामान को निकालता है, और जो लड़के के जो दो कपड़े थे ना वो उन दोनों को दे देता है और कहता है कि ये दोनों कपड़े तुम पहन लो। फिर जय उनको थोड़ी बहुत इंस्ट्रक्शन देता है जिसकी वजह से वो दोनों समझ जाती है उस कपड़े को किस तरह से पहना जाए, और जय कमरे के बाहर चला जाता है। फिर वो दोनों कपड़े पहन लेती है और कुछ टाइम बाद जय कमरे के अंदर चला जाता है। और फिर जय कहता है कि मुझे नहीं पता कि इस किताब के अंदर क्या लिखा था, लेकिन अब शायद से मैं पढ़ पाऊंगा। और वो उस किताब को पढ़ने की कोशिश करता है, उन दोनों किताब को। पहली जो किताब थी ना उसके ऊपर लिखा था अजूरास फिस्ट टेक्निक, और जो दूसरी किताब थी ना उसके अंदर लिखा था स्कैनिंग स्वॉट टेक्निक। ये दोनों टेक्निक बहुत ज़्यादा पावरफुल थी, लेकिन वो अभी इसका इस्तेमाल नहीं कर सकता है क्योंकि वो अभी ऑर्डिनरी रिलम पर है। वो जब ह्यूमन रिलम के एनर्जी अब्जॉर्बिंग लेवल पर तक पहुंच जाएगा ना, तब वो इसका इस्तेमाल कर सकता है। और साथ ही साथ इसको ये भी पता चला था कि ये दोनों की दोनों टेक्निक अजूरा स्काईलाइन की थी। यहाँ पे सेक्ट और क्लैन की जगह स्काईलाइन कहा जाता है। और फिर वो संदूक के अंदर वो जो शीशी थी ना कांच की, उसको देखने लगता है। उस लिक्विड को देख के वो कहता है क्या मैं इसका इस्तेमाल करूं? लेकिन इसका इस्तेमाल करने के बाद कुछ भी हो सकता है। अगर ये मेरी संभालने की शक्ति से बाहर हुई तो मेरा शरीर फट भी सकता है, मैं मर भी सकता हूँ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन क्या मैं यहाँ पे गुफा में ही बंद रहूँगा क्या?
मुझे इसका इस्तेमाल करना ही चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, मुझे रिस्क तो लेना ही होगा, या तो मैं मारा जाऊँ या तो कुछ भी नहीं। क्योंकि उस किताब ने भी कहा था अगर मैं उसका इस्तेमाल करने के लायक हूँ तभी मैं उसका इस्तेमाल करूँ, वरना उसका इस्तेमाल बिल्कुल भी ना करूँ। और वो सोचने लगता है कि उसके साथ अब तक क्या-क्या हुआ, और ये सोच के उसको बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है और वो उस काँच की शीशी को ले लेता है और कहता है कि मुझे इसका इस्तेमाल डायरेक्टली नहीं करना चाहिए। उसके बाद वो टेबल के कोने को अपने नाखून से थोड़ा खरोंच के एक सुई जैसी लकड़ी निकाल लेता है और उसको उस लिक्विड के अंदर डालता है। फिर निकालने के बाद उसको अपने मुँह में रख लेता है और जैसे वो उसको अपने मुँह में रखता है उसको बहुत ज़्यादा तेज़ जलन होने लगती है और वो जो काँच की शीशी थी ना वो उसके हाथ से गिरने ही वाली थी, लेकिन वो उसके ढक्कन को बंद कर देता है और उसको सुरभि के हाथ में दे देता है और वो बहुत ज़्यादा जलन महसूस करता है। और जो आनंदी होती है ना वो बहुत ज़्यादा चिंता करने लगती है और वो कहती है कि तुम्हें ऐसे सोच समझ के सोचे समझे बिना कोई भी चीज़ नहीं खानी चाहिए। फिर जय चिल्लाने की हालत में कहता है कि अगर मैं वो चीज़ नहीं करता तो ये गुफ़ा के बाहर नहीं निकल पाते हम लोग। और फिर वो उसको थोड़ा बहुत सँभालती है और जय कैसे भी करके थोड़ा बहुत नॉर्मल होता है। उसके बाद वो देखने लगता है कि वो पहले से ज़्यादा ताकतवर हो चुका है, लेकिन इस बार उसके शरीर के अंदर से गंदगी नहीं निकली थी पहले की तरह। और फिर वो कहता है कि मुझे नहीं पता कि मैं कितना ताकतवर हुआ हूँ, यहाँ से बाहर निकलने के बाद ही मुझे पता चलेगा। और फिर जय आनंदी और सुरभि को कहता है कि वो दोनों भी उसका ट्राई करें और वो दोनों भी उसको खा लेती है और वो दोनों भी बहुत ज़्यादा जलन महसूस करती है, लेकिन उन दोनों के शरीर के अंदर से कोई भी गंदगी नहीं निकलती है। असल में ऐसा नहीं था कि उन दोनों के शरीर में कोई गंदगी नहीं थी। जय सोचता है कि शायद से उसने वो जो पिल ली थी ना वो पूरी तरह से अलग थी, वो उसके शरीर के अंदर के जो गंदगी निकालने के लिए ही बनाई गई थी। उसको नहीं पता था कि वो दोबारा वो पिल कहाँ से लेके आए और सारी पिल दिखने में एक जैसी लग रही थी, लेकिन उसको पता था कि सारी पिल अलग हो सकती है। उसने जो डब्बे में 12 पिल देखी थी ना उस 12 पिल के बारे में वो कागज़ में पढ़ने लगता है और कहता है कि इस पिल के बारे में कुछ अलग है और इस पिल को हम तभी खा सकते हैं जब हम बॉडी रिफाइनिंग लेवल तक पहुँच जाए ह्यूमन रिलम के। और वो कहता है कि अभी के टाइम पे इसका इस्तेमाल तो किया ही नहीं जा सकता क्योंकि ये बहुत ज़्यादा पावरफुल पिल है और अभी अगर मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे नहीं पता कि क्या होगा और क्या मैं अभी ऑर्डिनरी रिलम पर हूँ या फिर ह्यूमन रिलम पर हूँ, मुझे ये भी नहीं पता है। मुझे बाहर जाके पहले पता करना पड़ेगा। और फिर वो उस संदूक को पूरी तरह से पैक करके वहाँ से उस संदूक को लेके निकलने लगता है। फिर वो पीछे मुड़ के देखता है और 5वें और 6ठे कमरे की तरफ देखता है और कहता है क्या मुझे उसके अंदर रखे हुए खजाने लेने चाहिए, लेकिन वो दरवाज़ा तो खुल ही नहीं रहा है। फिर वो उसके आइडिया को जाने देता है और कहता है कि मुझे नहीं पता कि उन कमरों के अंदर क्या है और उस बूढ़े इंसान ने सही कहा था कि अगर तुम ताकतवर नहीं हो तो तुम्हें ज़्यादा चीज़ों की लालच नहीं करनी चाहिए। और फिर वो जाने लगता है और असल में उसने तीसरे कमरे के बारे में इसलिए नहीं सोचा था क्योंकि जो तीसरा कमरा था ना उसको तो पहले ही लूट लिया जा चुका है, उस बूढ़े इंसान ने कहा था। और फिर वो जाने के बाद उस गुफा के दरवाजे को खोलने की कोशिश करता है, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत फर्क पड़ा था, लेकिन अभी भी पत्थर बाहर नहीं निकला था। और फिर आनंदी और सुरभि भी उसकी मदद करने लगते हैं और फाइनली वो पत्थर बाहर निकल जाता है और वो तीनों की तीनों खुले आसमान को देखने लगते हैं और गहरी सांस लेने लगते हैं और सूरज की रोशनी उन तीनों पे गिरती है और वो तीनों की तीनों बहुत ज़्यादा खुश थे। फिर वो तीनों जंगल में आगे जाने लगते हैं और सुरभि के हाथ में वही संदूक था जिसके अंदर वो सारी चीज़ें रखी हुई थी। वो तीनों जैसे ही थोड़े आगे जाते हैं तब उनको कुछ आवाज़ सुनाई देती है और वो तीनों झाड़ियों में छुप जाते हैं। उन्हें लग रहा था कि कोई भयानक बीस्ट वहाँ पे आ रहा है। फिर वो तीनों आवाज़ सुनते हैं और उन्हें पता चलता है कि वहाँ पे बहुत सारे घोड़ों की आवाज़ आ रही है और साथ में वो एक गड्डी को भी देखते हैं। उनको गड्डी के अंदर कौन बैठा हुआ है वो नहीं दिखाई दे रहा था, लेकिन वो गड्डी आ रही थी ये पता चल रहा था और उस गड्डी को गार्ड करने के लिए पैदल चलने वाले भी बहुत सारे लोग थे। वहाँ पे कम से कम गिनती की जाए तो 50 से 60 लोग थे और सभी ने आर्मर पहना हुआ था और उनके हाथ में धारदार हथियार था। फिर जो सुरभि होती है वो कहती है क्या हमें इनके सामने जाना चाहिए। फिर जय कहता है कि नहीं अभी नहीं जाना चाहिए क्योंकि हमें इनके इरादों के बारे में कुछ भी नहीं पता है, इस वजह से हमें छुप के रहना चाहिए। लेकिन उनमें से किसी ने भांप लिया था कि वहाँ पे कोई ना कोई है और वो वहाँ पे देखने के लिए आता है और जय सतर्क था, अगर कुछ भी गलत हुआ तो वो सबसे पहले उसके ऊपर हमला करके वहाँ से भागने की कोशिश करेंगे। लेकिन उस ग्रुप का जो सरदार था ना उसने कहा कि रुक जाओ और वो खुद वहाँ से आगे आने लगा और जो जय होता है ना उसको बहुत ज़्यादा डर लगने लगा था क्योंकि उसको लग रहा था कि ये सरदार जो था ना वो उससे भी ज़्यादा ताकतवर था। पता नहीं क्यों लेकिन उसको कुछ अजीब सी अनुभूति हो रही थी, इस वजह से वो बहुत ज़्यादा सतर्क था और उसने आनंदी और सुरभि को कह दिया था जैसे ही वो बोले तो वो दोनों तुरंत ही वहाँ से भाग जाए। लेकिन जो सरदार था ना उसने कहा कि
कृपा करके अगर कोई भी छुपा हुआ है ना तो बाहर आ जाइए, आपको हमसे कोई भी खतरा नहीं होगा। लेकिन जय अभी भी सतर्क था, वो बिल्कुल भी बाहर नहीं आता है। और फिर वो सरदार जो होता है ना, वो कहता है कि अगर आप बाहर नहीं आएंगे तो हम इसको अपनी डिसरिस्पेक्ट समझेंगे, प्लीज़ कृपा करके बाहर आ जाइए। और फिर जय के पास कोई भी चारा नहीं होता, वो आनंदी और सुरभि के साथ वहाँ से बाहर आ जाता है। और वो कहता है कि आप लोग कौन हैं। फिर वो सरदार कहता है कि हम लोग नाइट सिटी से आए हुए हैं और अभी के टाइम पे टियान विलेज पे रुके हुए हैं। यहाँ पे हमें नाइट फॉरेस्ट में कुछ काम था, इस वजह से यहाँ पे आए हुए हैं। फिर जय कहता है कि लेकिन यहाँ पे तुम किस वजह से आए हो, वो तो बताओ। फिर जय को पता चलता है कि उसने कुछ गलत सवाल पूछ लिया है। लेकिन फिर भी वो सरदार कहता है कि हम यहाँ पे वाइल्ड ग्रास के लिए आए हुए हैं, जो कि बहुत ज़्यादा काम आती है बॉडी रिफाइनिंग गोलियाँ बनाने में। वो सरदार सोच रहा था अपने मन में कि पक्का ये लोग किसी पावरफुल स्काईलाइन से बिलोंग करते हैं, इसलिए मुझे इनके साथ अच्छा रिश्ता बना के रखना चाहिए। क्योंकि उनके कपड़ों को देख के ऐसा लग रहा था कि ये सच में किसी पावरफुल स्काईलाइन के स्टूडेंट्स हैं, जो कि यहाँ पे घूमने के लिए आए हुए हैं। और फिर वो सरदार कहता है कि अगर आप लोग चाहे तो हमारे साथ रह सकते हैं। लेकिन जय थोड़ा सतर्क था अभी भी, क्योंकि अभी भी उसने उस बुड्ढे पे विश्वास किया था, लेकिन उस बुड्ढे ने उसके साथ जो किया ना, इसकी वजह से उसको किसी पे भी विश्वास नहीं हो रहा था। और आनंदी और सुरभि भी जानते थे कि किसी पे भी ऐसे विश्वास करना बहुत ज़्यादा दिक्कत वाला हो सकता है। लेकिन वो सरदार कहता है कि आप लोग चिंता मत कीजिए, आप लोग हमारे साथ सेफ रहेंगे। और जो उस गड्डी के अंदर से एक आवाज़ आती है और वो कहती है कि आप लोग हमारे साथ आ सकते हैं। और उसके अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है। उस लड़की को देख के जय बहुत ज़्यादा मंत्रमुग्ध हो जाता है, क्योंकि वो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। आनंदी और सुरभि के लेवल पर ही थी, लेकिन वो उसने जो एंशियंट टाइम के कपड़े पहने हुए थे और उसके जो बाल थे ना, वो बहुत ज़्यादा खुले हुए थे। उस खुले हुए बालों को देख के वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी, क्योंकि आनंदी और सुरभि पिछले कई दिनों से बहुत ज़्यादा परेशान थी, जिसकी वजह से उसके बाल और उसका मेकअप भी बिगड़ चुका था। इस वजह से आनंदी और सुरभि उसको इतनी ज़्यादा अट्रैक्टिव नहीं लग रही थी जितनी वो लड़की लग रही थी अभी के टाइम पे। और जो वो लड़की होती है ना, वो जय के पास आती है और कहती है कि आप लोगों को मैं क्या 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 संबोधित करूं। फिर जय कहता है कि मेरा नाम जय है और इसका नाम आनंदी है और इसका नाम सुरभि है। और जो जय होता है ना, वो कहता है कि मिस आपका नाम क्या है। फिर वो लड़की कहती है कि मेरा नाम निराली है। फिर जय कहता है कि मिस निराली, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारी मदद करने के लिए। फिर जो वो लड़की होती है ना, वो कहती है कि नहीं नहीं, ये तो हमारे लिए बहुत खुशी की बात होगी कि हम आपकी मदद कर पाए। फिर जय हैरान होता है कि ये लोग ऐसे क्यों बात कर रहे हैं और ये लोग इतने विनम्र क्यों है। फिर वो लड़की कहती है चलिए आइए आप लोग हमारे साथ। फिर वो उनको बताती है कि वो लोग नाइट सिटी से बिलोंग करते हैं और असलियत में पहले नाइट सिटी नहीं थी बल्कि नाइट विलेज था। लेकिन उसके फादर और भी बहुत सारी पावरफुल फैमिलीज ने मिलके इस नाइट विलेज को बहुत ज़्यादा पावरफुल बना दिया और आज ये नाइट सिटी बन चुकी है, क्योंकि पहले से बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुकी है ये सिटी। यहाँ पे बहुत ज़्यादा व्यापार होता है और साथ ही साथ बहुत ज़्यादा पावरफुल स्पेक्टर यहाँ पे बिलोंग करते हैं, जिसकी वजह से इस सिटी का करंट लेवल लेवल 2 है। इसको लेवल 3 पर पहुंचाने के लिए अभी भी बहुत सारे मेहनत की ज़रूरत है। और जो जय होता है वो कहता है कि ये लेवल्स क्या है सिटी के। फिर जो वो लड़की होती है ना, वो कहती है कि विलेज के भी लेवल होते हैं, सिटी के भी लेवल होते हैं, क्या तुम्हें इन सब की चीज़ कोई बारे में बिल्कुल भी नहीं पता। फिर जय कहता है कि हम लोग अभी तक सेक्ट में ही थे ना, अभी अभी हम बाहर निकले, इस वजह से हमें कुछ भी नहीं पता है। फिर वो लड़की उसको संदेह से देखने लगती है और जय थोड़ा घबरा जाता है। लेकिन फिर भी वो लड़की बताती है कि विलेज के भी लेवल होते हैं, सिटी के भी लेवल होते हैं। फिर सिटी के ऊपर आता है मेगा सिटी, फिर उसके ऊपर आता है क्रीमलैंड, एम्पायर, मरीन लैंड। ये जो क्रीमलैंड, एम्पायर और मरीन लैंड है ना, ये तीनों की तीनों एक ही लेवल पर है। फिर जय कहता है कि ये तीनों के बारे में तो मैंने कभी सुना ही नहीं है। फिर वो लड़की कहती है कि सुना तो हमने भी नहीं है, लेकिन सिर्फ हम मेरे पिता ने एक बार क्रीमलैंड को देखा था, वो एक बार क्रीमलैंड को विजिट करने के लिए गए थे। फिर जय कहता है कि ये लोग डिसाइड कैसे होते हैं कि ये विलेज है, सिटी है या क्रीमलैंड है। फिर वो लड़की कहती है कि जो विलेज है ना, उसके लिए रिक्वायरमेंट चाहिए 100 लोगों की। कम से कम 100 लोग होते हैं ना, तो वहाँ पे एक स्पिरिचुअल रूट ग्रो हो जाती है, अगर 1 साल तक रहे तो वो लोग। साथ ही साथ स्पिरिचुअल रूट का भी लेवल होता है और स्पिरिचुअल रूट के लेवल्स के हिसाब से ही विलेज और सिटी का लेवल डिसाइड होता है। और फिर जय कहता है कि वो कैसे। फिर जो वो लड़की होती है ना, वो कहती है कि अगर 100 लोग एक साथ 1 साल के लिए रहे तो वहाँ पे स्पिरिचुअल रूट आ जाती है। लेकिन ये चीज़ हर जगह पे लागू नहीं होती है, किसी जगह पे 10 साल के बाद, किसी जगह पे 2 साल के बाद और किसी जगह पे आती भी नहीं है। और ये एवरेज 1 साल के लिए ही है। अगर किसी जगह पे स्पिरिचुअल एनर्जी गाढ़ी हुई तो वहाँ पे 1 महीने में भी स्पिरिचुअल रूट आ सकती है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि वो जगह कौन सी है।
लेकिन सबसे बड़ा चैलेंज है स्पिरिचुअल रूट के आने के बाद उसको ग्रो करवाना, क्योंकि उसको ग्रो करवाने में बहुत सारे ट्रेजर्स चले जाते हैं। और अगर आसपास की एनर्जी अच्छी खासी गाढ़ी हुई तो वो अपने आप से भी ग्रो हो सकती है, लेकिन उसको अपने आप से ग्रो करवाने में बहुत ज़्यादा टाइम चला जाता है, क्योंकि उसके अंदर कम से कम 100-500 साल लगते हैं अगर एनर्जी अच्छी खासी हुई तो। अगर एनर्जी इतनी ज़्यादा अच्छी खासी नहीं है तो उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, उसके बाद कभी कभी तो लाख साल भी लग सकते हैं। और जब जब उसका लेवल बढ़ता है ना, तब तब उसको ग्रो करवाने में और ज़्यादा टाइम या फिर और ज़्यादा रिसोर्सेज की ज़रूरत पड़ती है। उसके बाद भी सबसे बड़ी दिक्कत होती है उस स्पिरिचुअल रूट को संभालना, क्योंकि अगर वो स्पिरिचुअल रूट चोरी हो गई ना तो तुम्हारी सालों की मेहनत भी बर्बाद चली जा सकती है। फिर जो जय होता है ना, वो कहता है कि वो सब कुछ तो ठीक है, लेकिन तुम स्पिरिचुअल रूट के लेवल के बारे में तो बताओ। फिर वो लड़की कहती है, क्या तुम्हें नहीं पता है? तुम तो सेक्ट से बिलोंग करते हो ना, तो तुम्हें तो पता ही होना चाहिए। फिर जय कहता है कि मैं पावरफुल स्काईलाइन से बिलोंग तो करता हूँ, लेकिन हमें इन सारी चीज़ों के बारे में बिल्कुल भी नहीं बताया गया। फिर वो लड़की ज़्यादा नहीं सोचती और उसको बताने लगती है कि जो स्पिरिचुअल रूट का पहला लेवल होता है ना, वो लो लेवल होता है, फिर मीडियम लेवल आता है, फिर हाई लेवल, फिर टॉप लेवल और सबसे ऊपर आता है सुपर लेवल। और हर एक के लेवल के अंदर भी 3 स्टेजेस होती है, फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज और थर्ड स्टेज। जय कहता है कि हर जगह पे क्या लो लेवल की स्पिरिचुअल ड्यूटी पैदा होती है? फिर वो कहते हैं कि हाँ, हर जगह पे लो लेवल की स्पिरिचुअल ड्यूटी पैदा होती है, चाहे वहाँ पे कितने भी पावरफुल लोग हो या फिर कितना भी सब कुछ हो। लेकिन हाँ, कुछ ऐसी जगह भी होती है, खास जगह पे, जहाँ पे इंसान नहीं जाते या फिर कोई नहीं जाता है ना, तो वहाँ पे अचानक स्पिरिचुअल रूट ग्रो हो जाती है। और वहाँ पे बहुत सारे लोग ट्रेजर्स के लिए लड़ते हैं या फिर स्पिरिचुअल रूट के लिए लड़ते हैं, उस जगह की स्पिरिचुअल रूट को लेने के लिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी एनर्जी जमा हो जाती है ना, तो वो स्पिरिचुअल रूट का फॉर्म लेने लगती है। और वो किसी भी ग्रेड की हो सकती है, और हाई ग्रेड का होने के चांसेस बहुत ज़्यादा कम होते हैं। के अलावा जब स्पिरिचुअल रूट लोअर ग्रेड के पहले स्टेज पे होती है, तब वो 200 मीटर के रेडियस को कवर करती है और उसके पास एक ही रूट होती है। दूसरे स्टेज पे पहुंचने के बाद 400 मीटर के रेडियस को कवर करती है और इसके पास 2 रूट होती है। और जब वो तीसरे स्टेज पे पहुंचती है ना, तब वो 600 मीटर के रेडियस को कवर करती है और उसके पास 3 रूट होती है। फिर वो पहुंचती है मिडल ग्रेड पर। जब वो मिडल ग्रेड तक पहुंचती है, तब उसका रेडियस 1000 मीटर हो जाता है। हाई ग्रेड पर पहुंचने के बाद 10,000 मीटर, टॉप ग्रेड पर पहुंचने के बाद 1,00,000 मीटर। जय कहता है कि ऐसे डिसाइड होता है, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही है कि विलेज, सिटी, ये सारी चीज़ें कैसे डिसाइड होती है। फिर वो लड़की कहती है वो सारी चीज़ें हमने खुद ने ही बनाई हुई है, कि अगर 100 लोग होते हैं ना किसी चीज़ जगह पे, तो उसको छोटा सा विलेज कहा जाता है। और अगर 10,000 लोग हो जाए ना, तो उसको छोटी सी सिटी कहा जाता है। लेकिन अगर किसी जगह पे अगर 10 लाख लोग हो ना, तो उसको मेगा सिटी कहा जाता है। 1 करोड़ लोग हो ना, तो वहाँ पे उसको क्रीमलैंड कहा जाता है। और उसके आगे का मुझे कुछ भी नहीं पता है। फिर जय कहता है कि इस तरह से डिसाइड होता है। वो कहता है कि हाँ, और उसके अलावा जो स्काईलाइन, होली लैंड, सीक्रेट लैंड, सीक्रेट माउंटेन और जो पावरफुल फैमिलीज है ना, वो लोग अपना खुद का ही एक लेगेसी बना के रखे हुए होते हैं। उनके बारे में तो हमें कुछ भी नहीं पता है। ऐसे ही बातें करते करते वो लोग उस जगह पे पहुंच जाते हैं जहाँ पे वो वाइल्ड ग्रास रहती है। वाइल्ड ग्रास जिस जगह पे होती है ना, वहाँ पे बहुत ज़्यादा फॉग होती है, इसलिए अंधेरे में कुछ भी दिखाई नहीं देता है। इसलिए जो उस ग्रुप का सरदार होता है ना, वो कहता है कि हमें संभाल के आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे कोई भी खतरनाक जानवर हो सकता है। भले ही ये लोग डिमोनिक जानवर नहीं है, लेकिन फिर भी ये बहुत ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं। इसलिए सभी लोग सावधान थे। और जो जय होता है ना, वो कहता है कि मैं भी बाहर जाके देखना चाहता हूँ। लेकिन जो सुरभि होती है ना, वो कहती है कि नहीं, तुम्हें यहाँ से नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें इस जगह के बारे में कुछ भी नहीं पता है, यहाँ तक कि यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। फिर वो सामने वो बैठी लड़की कहती है कि लगता है कि तुम अपनी गर्लफ्रेंड को नाराज कर रहे हो, तुम्हें, मुझे लगता है कि बाहर नहीं जाना चाहिए। फिर जो जय होता है ना और सुरभि, वो दोनों शर्मा जाती है और कहती है कि नहीं नहीं, हम लोग बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं है। फिर वो लड़की कहती है कि आखिरकार तुम्हारा लेवल क्या है, स्पेक्ट्रल लेवल तुम्हारा क्या है? फिर जय कहता है कि मेरा स्पेक्ट्रल लेवल मुझे नहीं पता है। फिर वो लड़की कहती है पता नहीं है। फिर जय कहता है कि असल में मैंने अपना स्पेक्ट्रल लेवल चेक ही नहीं किया था, क्योंकि मेरे को बहुत ज़्यादा जख्मी चोट लग चुकी थी ना, इस वजह से मैं बहुत ज़्यादा घायल हो चुका था। और मैं यहाँ पे घूमने के लिए आया था, ताकि मैं अपने आप को हील कर सकूँ और अपने आप को सेक्ट में साबित कर सकूँ कि मैं भी पावरफुल हूँ। फिर वो लड़की कहती है अच्छा, ऐसी चीज़ है। फिर वो कहती है कि मेरा जो स्पेक्ट्रल लेवल है ना, वो अभी ह्यूमन रिलम में है, ह्यूमन रिलम के बॉडी टेम्परिंग स्टेज पर है। फिर जय कहता है कि बॉडी टेम्परिंग स्टेज? फिर वो लड़की कहती है कि सच में तुम लोग स्काईलाइन से बिलोंग करते हो ना, क्योंकि वहाँ पे तो ये सारी चीज़ पता होनी ही चाहिए थी ना। फिर जय कहता है कि नहीं नहीं, मुझे सच बताऊँ ना, तो मुझे तुम लोगों को सच बता देना चाहिए। फिर जय कहता है कि मैं तुम लोगों को सच तो बता रहा हूँ, लेकिन मैं आशा करता हूँ कि तुम लोग हमारे साथ कुछ गलत नहीं करोगे। फिर वो लड़की कहती है कि तुम मुझ पर विश्वास कर सकते हो। फिर जय उनको सारी बात तो नहीं बताता है, लेकिन थोड़ी बहुत मॉडिफाइड करके बहुत सारी बातें बता देता है कि उनके साथ क्या क्या हुआ था।
और फिर वो लड़की कहती है कि अच्छा ऐसा हुआ था तुम्हारे साथ। असल में जय ने उसको एक कहानी बना के बता दी होती है। फिर वो लड़की कहती है कि अच्छा ठीक है, तुम हमारे साथ रह सकते हो, लेकिन तुम्हें ये कपड़े निकालने पड़ेंगे। फिर जय कहता है कि क्यों, इस कपड़ों में क्या खराबी है। फिर वो लड़की कहती है कि इन कपड़ों में कोई खराबी नहीं है, लेकिन ये कपड़े किसी पावरफुल स्काईलाइन के बिलोंग करते हैं। अगर उस स्काईलाइन के किसी बंदे ने तुम्हें देख लिया ना, तो तुम्हारे लिए बहुत सारी परेशानी साबित हो सकती है। जय कहता है कि लेकिन मेरे पास कोई कपड़े ही नहीं है। फिर वो लड़की कहती है कि वो तो मैं तुम्हें दे दूंगी वापस जाने के बाद, लेकिन तुम्हें उसके लिए काम भी करना पड़ेगा। अगर तुम्हें हमारे साथ रहना है तो तुम्हें कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। तुम लोगों को देख के ऐसा लग रहा है कि तुम लोग इतने ज़्यादा पावरफुल तो नहीं हो, क्योंकि मैं तुम्हारी सांसों को महसूस कर सकती हूँ। लेकिन मैं तुम्हें सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि मैं तुम्हें ट्रेजर्स तो प्रोवाइड करवा सकती हूँ, बाकी मेहनत करना तुम्हारे पर निर्भर करता है। अगर तुम्हें और ज़्यादा ट्रेजर्स चाहिए तो तुम्हें और ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे ऐसे ही किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। और जय भी उसकी बात को समझ रहा था कि कोई फालतू में उसके लिए भला क्यों कुछ करे। और गाइस वीडियो बस यहीं तक थी। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और गाइस जो अगला पार्ट है ना, वो बड़ा बनाने की कोशिश करूंगा, कम से कम 1.5 घंटे का। और उसके अंदर गाइस मैं हो सकेगा तो अच्छी वॉइस के अंदर डालने की कोशिश करूंगा। और मैं जो पुराने एपिसोड है ना, उसको मैं रीअपलोड करने वाला हूँ, क्योंकि उसके अंदर वॉइस के अंदर बहुत सारी दिक्कत है। और हो सकेगा तो इस चैप्टर को भी रीअपलोड करने की कोशिश करूंगा, क्योंकि इस चैप्टर को भी मेरे को देख के लग रहा है कि थोड़ी बहुत दिक्कत है। और हो सकेगा तो मैं नई माइक लाने की कोशिश करूंगा, जिसके अंदर अच्छे से वॉइस ओवर में कर सकूँ।